डॉक्टर उमर आदिल औरतों का दुश्मन एकदम से मुंह से झाग निकाल के बब करना शुरू हो गए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हमारी सीएम है, अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई तो उनके दिल में इतना बड़ापन होगा कि वो मुझे माफ करके मेरी बात को सुनेंगी। मेरी किसी बात से उनकी दिल आजारी हुई हो, मेरी किसी बात को उन्होंने महसूस ऐसा किया हो, मुझे अपनी तमाम गलतियों का एतराफ है और मैं इस सिलसिले में माजरत खा हूं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स लें ताकि मजीद बच्चे ना पैदा हो सकें। 7 साल मेरे एक आदमी के साथ अफेयर था, उसके बाद शादी हुई। जिस दिन शादी हुई अगले दिन पता चला कि वो अल्कोहलिक है। चंद दिनों के बाद पता चला कि वो तो किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व, मगर साथ ही कहने लगी कि फिर अगले 4 सालों में मेरे उनसे 3 बच्चे हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक और शादी की और वो मुझसे उम्र में छोटे थे वो साहब, और पहले दिन से मुझे मारते थे। और फिर पता चला कि उनकी एक और शादी भी हुई है और उसके फिर 2 बच्चे हो गए। अब ये खातून हैं जो एक दफा बेवा हो चुकी हैं, एक दफा एक ऐसे साहब को पुलिस में दे चुकी हैं जिन्होंने उनको बुरी तरह मारा, जिसके 5 बच्चे हैं 2 मुख्तलिफ बापों से। अगर मेरे घर में, मेरे खानदान में कोई लड़की ऐसी होती जिसके ये हालात होते, मैं उसको सबसे पहला मशवरा देता कि बेटा अब मजीद बच्चे और पैदा ना करो। कोई मैसेज आपका खास करके मंसूर अली खान साहब के लिए? उनके मुंह को जुलाब लगा हुआ है और जुलाब के बाद जो कुछ वो उगल रहे हैं ये उनके अंदर का फासिद और गलीज मादा है जो मेरे हसद की वजह से पैदा हुआ। एकदम से मुंह से झाग निकाल के बब करना शुरू हो गए मेरा नाम लेके। मैं आपको जानता तक नहीं। इनका हसद, अल्लाह ताला मुझे हासदीन से महफूज रखे और ये अपनी आग में जल के भस्म हो जाएं, राख हो जाएं। अगर वो समझते हैं कि मेरा नाम लेकर वो अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं और रोज बता सकते हैं कि आज इतने सब्सक्राइबर हो गए, आज इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो रिस्क हराम को खाना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं आज अदील की जान लेने बैठा हूं। मैंने तो ये सुना कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हम डॉक्टर उमर को ओन नहीं करते, तो तुम्हें कौन ओन कर रहा है? या मेरा क्या ताल्लुक है तुमसे? अपनी ओनरशिप रहने दीजिए, मुझे इसकी कतअन कोई जरूरत नहीं। सो मैं तो अपनी सीएम साहिबा को हमेशा हेल्प करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर उमर आदिल साहब हैं। इनके इंट्रोडक्शन को तो ये मोहताज नहीं है क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे तो हम पीटीवी पे इनको देखते थे और वहाँ पर एक बड़ा ही एक वो पीटीवी की जो ख़ास लेगेसी होती है ना, एक बड़ा तहजीब और मज़ेदार कंटेंट, हम वो वहाँ पर इनको सुनते थे। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा चैनल्स को ज्वाइन किया, वहाँ पर काम किया, बेशुमार शोज़ किया, पाकिस्तान को बेशुमार कंटेंट दिया। आज मौका मिला डॉक्टर साहब से फेस टू फेस बात करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बेइंतहा मेहरबानी अदील, आपने बुलाया, मगर एक बात का गिला है यार, अब एक वक्त ऐसा आ गया मुझ पे कि हर कोई मुझसे छोटा है। एक वक्त वो भी था चंद साल पहले कि सब मुझसे बड़े थे। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि पीटीवी में काम करते थे तो हमें ऐसा लगता है कि हम शायद खुदाइयों में निकले थे। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो जब मैंने बता रहा था ना, हम जब इतने से थे ना, लाइक घुटनों तक, तो हम आपको देखते थे टीवी पे जी। और ऑब्वियसली बात है, मीडिया की खास रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे। कुछ लोग होते थे और वो लोग ऐसे होते थे कि वो एक ऐसा कंटेंट बनाते थे जिस कंटेंट से लोगों के घरों में उनके घरों की ग्रूमिंग होती थी। एब्सोल्युटली सर, हमारी हमेशा कोशिश ये रही है, वो पीटीवी हो या दीगर चैनल्स, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैं अपनी कौमी ज़बान को उसके तमाम स्वभाव के साथ अदा करूँ, इसलिए कि ये हमारी राब्ते की ज़बान है, ये सूबाई ज़बान नहीं है, ये कौमी ज़बान है। उसके अलावा सर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को, जो मेरा बहुत ही प्यारा वतन है, उसमें जो कुछ नर्म, खूबसूरत, मुतरन्नम और उम्दा है मैं उसको ज़रूर पेश करूं। मैंने कितने ही प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिनका ताल्लुक मौसीकी से था, शायरी से था, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से था और उन ख़वातीन के मुतल्लिक़ था जिनका ताल्लुक इन तमाम शोबों से है। गुलकाराओं के बारे में, बहुत सारी अदाकाराओं के बारे में। मुझे बल्कि याद है कि एक बहुत कामयाब प्रोग्राम मैंने किया था और उसका नाम था ज़िक्र उस परिवश का। ज़िक्र उस परिवश का, आप देखिए कि उस ज़माने में टाइटल भी कितने अच्छे लिखे जाते थे। ये एक मिसरे का हिस्सा है जो गालिब का लिखा हुआ है, ज़िक्र उस परिवश का, और फिर बयां अपना बन गया रकीब जो था राजदां अपना। तो उसमें मैंने जिक्र किया था उन परिवश अदाकाराओं का कि जिन्होंने तकसीम से पहले और तकसीम के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और हमारी कौम को बहुत ज़्यादा अपने फ़न से माला माल किया। डॉक्टर साहब, दिमाग तो इतना सा होता है। जी बिल्कुल। अब उस दिमाग में अगर मैं आऊँ कि इतना कंटेंट कैसे घुसाया आपने? सर ये उसकी देन है। आपके दिमाग के अंदर जो भी उसने चिप्स फिट किए हुए हैं उन पर कितनी ज़्यादा फाइलें आ सकती हैं और आप उनको कितना रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये सर तमाम चीज़ें खुदा की दी हुई वदीयत है और उसकी दी हुई सलाहियत है कि आपको चीज़ें याद रहें और ऐन मौके पे आपको समझ आ जाए कि आपने क्या कहना है। और सर बग़ैर फंबल किए एक पूरा जुमला अदा करना हर एक के बस की बात नहीं है, और ख़ास तौर पे एक ऐसा जुमला कि जो किसी के लिए किसी अंदाज से भी बाइसे ज़हमत न बने। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आप तो डॉक्टर बन रहे थे,
तो डॉक्टरों की तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, आपका ख्याल है कि सब कुछ मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ज़माने में जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे पास मीडिया के बहुत ज़्यादा आउटलेट्स नहीं थे। आज तो हर बच्चा जो है वो अपना चैनल बना के सब कुछ कर रहा है। उस ज़माने में सिर्फ एक चैनल होता था, एक रेडियो पाकिस्तान होता था, और वो भी बड़ा मुख्तसर, और फिल्में तो ऐसे थीं कि जैसे उनकी तरफ देखना ही बिल्कुल ममनुआ काम है। जब मैं बहुत छोटा था और बड़ा मुनासिब था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत से पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर्स ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं ड्रामे में काम करते। अब सर, मैं कर रहा था प्री मेडिकल FSC। आप सोचें, कहाँ प्री मेडिकल FSC और कहाँ आपका ख्वाब कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होंगे और कहाँ जाके ड्रामा करना। तो सर, ये हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था उस वक्त। खैर, जो उस वक्त की पेशकश, जो ख्वाहिश दिल में थी, वो मेरे दिल में रही। एक दफ़ा जब मैंने कामयाबी से डॉक्टरी कर ली, स्पेशलाइज कर लिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया, तो मैंने सोचा कि मैंने वो तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं जो मुझसे तवक्को रखी जाती थी। अब मैं वो करके देखूं जो तब नहीं कर सका। फिर सर, मैंने टेलीविज़न के लिए काम करना शुरू किया, टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम बनाए, बहुत कुछ लिखा और बहुत सारी चीज़ें होस्ट। सर, आप ग्रेजुएट कब हुए? आपकी डॉक्टरी कब ख़त्म हुई? सर, मैंने डॉक्टरी तो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं 1987 में ग्रेजुएट किया और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया, और मैं अपने साल का बेस्ट ग्रेजुएट था, जिसकी मुझे बड़ी फ़ख्र है। सर, स्पेशलाइजेशन किस में थी? सर, स्पेशलाइजेशन मैंने की उसके बाद जाके इंग्लैंड से। और सर, मैंने 2 किए FRCS, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी मैंने चुनी अपनी स्पेशलिटी। जी बिल्कुल। और अब तकरीबन सर पिछले 36 साल से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें से पहला कुछ अरसा जो है वो इंग्लैंड में गुजरा मेरा, और बाद में यहाँ पाकिस्तान में मुझे आए हुए 25 साल हो गए। सर, एक मिनट, यानी कि आप अभी टीवी पे इतना नजर आते हैं? जी जी। उसके अलावा आप ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी हैं? एब्सोल्युटली, फुल टाइम सर। सर, आप कहते हैं कि टीवी पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, वो आपको बार बार वही नज़र आता है। सर, मैं इस वक्त टेलीविज़न किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं बल्कि सिर्फ एक वीलॉग करता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा। सर, अभी तो सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आज की जो हमारी 10 अगस्त है, और आज भी आप ही सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर की ट्रेंडिंग हो, जिस मर्जी की ट्रेंडिंग हो। सर, कोई राज है इसके पीछे? सर, राज कोई नहीं है। सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है, मैंने बड़ी नेक नियति के साथ ये वीलॉग्स किए हैं। मैंने बहुत वतन की मोहब्बत में और अपने लोगों की मोहब्बत में डूब के ये किए हैं। सिर्फ मुझे अफसोस ये है कि कुछ लोगों ने बदगुमानियों और बेबुनियाद गलतफहमियों के ऊपर एक पूरा तूमार बना दिया है। सबसे पहले मैं उसमें जिक्र करना चाहता हूँ, सर, मेरे लिए बेइंतहा काबिल इज़्ज़त और मुहतरम है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो हमारी CM हैं। सर, पाकिस्तान के इस सूबे की पहली खातून CM हैं, और मेरे ख्याल में किसी और सूबे को अभी तक ये जुर्रत नहीं हुई कि खातून को वो चीफ मिनिस्टर बनाए, और ये आसान चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को सबसे पहले ये एजाज़ हासिल हुआ कि एक खातून को वो CM के तौर पे लेके आए, और बड़ी कामयाबी से काम कर रही हैं। मैं जब उस खातून को ये काम करते हुए देखता हूँ तो आई फील एन ओनरशिप, जैसे ये हमारी बच्ची है। क्योंकि ये मत भूलिए कि वो 3rd ईयर तक मेडिसिन में उन्हें तालीम हासिल की, और उस कॉलेज से छोड़ी जिस कॉलेज से मैंने फारिगुल तहसील हुआ। तो मेरे दिल में था कि हाँ, इनके अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का भी जज्बा मौजूद है, और इसलिए मैंने जब भी वीलॉग में उनका जिक्र किया, और बड़ी खुसूसी बात पे किया। मुझे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त सिंध में कौन वज़ीर आला है, या KPK में कौन है, या बलूचिस्तान में कौन है। आई एम ओनली कंसर्न्ड मोर विद दिस लेडी CM। मैंने हमेशा जब उनका जिक्र किया, उसमें एक बात हमेशा तजवीज़ के अंदाज में दी। सर, तजवीज़ जो है, अगर उसमें आप तनकीद भी करें तो वो तामीरी होती है, ताकि उनको पता चले कि फ्रॉम दिस साइड ऑफ द पिक्चर हमें क्या क्या नज़र आता है, ताकि हम उनको बता सकें कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। सर, देखिए, हमारी CM जो है, उनको पास हज़ारों काम हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है सर, जो उनका स्टाफ उनको देता है। अब ये मत भूलिए कि स्टाफ हमेशा लिहाज करता है, शायद किसी हद तक खुशामद भी करता हो, मगर सर आम पंजाबी और आम पाकिस्तानी उनके सामने अपना दुख लेके जाएगा, उनके सामने अपने मसाइल लेके जाएगा, अपनी परसेप्शन लेके जाएगा। तो मैं सोचता था कि अगर वो हमारी बातें सुने तो क्या उनकी तर्ज़ हुक्मरानी बहुत बेहतर ना हो जाएगी। मेरी हमेशा से ये नीयत रही है, मगर न जाने क्यों शायद लोगों ने उनके कुछ कान ऐसे भरे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, ना मैं वापस लेना चाहता हूँ, ना उसको सेंसर कर सकता हूँ अब। तो काइंडली थोड़ा सा वक्त निकाल के उसे देखिए कि मैंने हमेशा उनको एक तामीरी तजवीज़ दी है कि ऐसे करके देख लें, ऐसे करके देख लें। सर, मैं उनसे बड़ा भी हूँ, शायद तजुर्बा भी मेरा ज़्यादा है। सो मैं तो अपनी CM साहिबा को हमेशा हेल्प करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे अगर वो सेहत के मामले में आएंगी तो शायद बहुत सारी तजावीज़ उनको सीनियर डॉक्टर्स दे सकें, जिन्होंने यहाँ पे 25-25 साल इस सिस्टम में गुजार दिए हैं। मेरा ये मकसद था। और अगर मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी बात मेरे मुँह से निकल गई, और वो भी शायद बदनीयती की वजह से नहीं, तो
उनके दिल में इतना बड़ापन होगा कि वो मुझे माफ़ करके मेरी नीयत के मुताबिक मेरी बात को सुनेंगी। दूसरी बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ न कभी रहा है न है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। सर परसेप्शन तो यह कि आप पीटीआई का हिस्सा। सर परसेप्शन और रियलिटी में क्या फ़र्क होता है कि नहीं होता? मैं आपके सामने ऑन ओथ कह रहा हूँ, कभी आज तक आपने मुझे किसी पीटीआई के जलसे में, किसी और काम में, या उनसे पूछ लीजिए कि मैं तो उनका कारकुन या रुकन भी नहीं हूँ। सर मेरी सिर्फ एक पार्टी है और वो है पाकिस्तान। मैं उस पार्टी के लिए, और वो तमाम पार्टियां जो उसकी तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगी, मैं उनके साथ हूं। सर ना मेरा ताल्लुक़ किसी और पार्टी से है, ना कभी रहा है। हमारे ज़माने में तो सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी नहीं होती थी, तो हमारा ताल्लुक़ उस ज़माने में भी किसी पार्टी से नहीं था। परसेप्शन को ज़रूर रियलिटी से कंपेयर करके सही परसीव करना चाहिए, बग़ैर इस तरह का लेबल लगा के। मैंने तो ये सुना है कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हम डॉक्टर उमर को ओन नहीं करते। तो तुम्हें कौन ओन कर रहा है? या मेरा क्या ताल्लुक़ है तुमसे? अपनी ओनरशिप रहने दीजिए, मुझे इसकी कतअन कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, अब हुआ इस तरीके से क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक औजारों को मैनिपुलेट करने का या मैसेज को मैनिपुलेट करने का टूल बन गया। पहले आपके टाइम में, अभी भी आपका टाइम है, लेकिन जो पुराना टाइम था पीटीवी होता था, पीटीवी पे जो कंटेंट आप चलाते थे वो ख़ास एक एडिटोरियल पॉलिसीज़ के अंदर से हो के, और ऑब्वियसली आपका कंटेंट भी इतना रिफाइन होता था कि ज़रूरत नहीं पड़ती होगी वहाँ पर, वो चलता था। फिर वक्त के साथ साथ ऐसे हुआ कि पाकिस्तान में ख़ास करके ये इंडिया से हमने अडॉप्ट की कुछ चीज़ें। वहाँ पर एक मोदी ने एक कैंपेन बिल्ड की वहाँ पर कि जी वो हम मोदी भक्त हैं। फिर यहाँ पर पाकिस्तान में एक कल्ट फॉलोइंग आई। तो सर कहीं ना कहीं पर ये जो फेक इन्फॉर्मेशन है और जो डिस इन्फॉर्मेशन है, आप उसका शिकार हो गए हैं? बेइंतहा ज़्यादा सर, बेइंतहा ज़्यादा। सर मेरा यहाँ पे वीलॉग अगर कामयाब हुआ तो डॉक्टर उमर आदिल का नाम ट्रेंड होना शुरू हो गया। पहले ब्रांडिंग होती थी, अब तो ट्रेंड होता है ना जी। तो इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग। अब वो हर चीज़ जो आपके दिल में आई वो आपने मेरे साथ जोड़ के, मैनिपुलेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके, एडिट करके एक कंटेंट बनाया। और सर हम उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखते हैं, डॉक्टर उमर आदिल औरतों का दुश्मन। सर मैं इस पे आता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आते हैं, मगर मैं आपको इसे बता दूं, इस वक्त सर सोशल मीडिया का सिर्फ एक मकसद है, ना इन्फॉर्मेशन देना, ना सही बात बताना, ना सही पर्सपेक्टिव बताना, सिर्फ पैसे कमाना, डॉलर कमाना, सिर्फ सनसनी पैदा करना। और उस सनसनी के चूंकि सब लोग हम खरीदार हैं, तो सर इसलिए जितने खरीदेंगे सनसनी को, उतनी सनसनी महंगी होती चली जाएगी। मैं आपको सिर्फ इस सिलसिले में एक बात बताऊं, ये मत भूलिए कि आज एडिटोरियल कंटेंट जो है, एडिटोरियल पावर जो है, सेंसरशिप पॉलिसी जो है, वो उस लड़के के हाथ में है जो वो पॉडकास्ट कर रहा है और जो अपने चैनल के लिए कर रहा है। मैं उस पर किसी किस्म का कोई कुदरत या अख्तियार नहीं रखता। सर मैं यहाँ से आपके पास से उठ के जाऊँ, आप मेरे 3 जुमलों को अलग अलग हिस्सों में एडिट करके एक साथ लगाएं, तो मैं अगर ये कहूँ मैं आज अदील के सामने बैठा हूँ, तो पता ही क्या हो जाएगा, मैं आज अदील की जान लेने बैठा हूँ। ये इतनी आसानी से हो सकता है, यानी कि मेरे एक सीधे से जुमले को अमदे कत्ल बनाया जा सकता है आपकी एडिटिंग के साथ। और सर फिर उसके बाद डॉक्टर उमर आदिल कातिल, पहले मकतूल के साथ सामना। सर ये बातें लोगों की रेपुटेशन को, लोगों की इंटेग्रिटी को और कैरेक्टर असैसिनेशन को कितना ज़्यादा फ़रोग देती हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सर मैं इस पे जी फरमाइए। अच्छा सर, अब हम ना थोड़ा सा बात करते हैं आपके साथ 1 to 1 के। देखें एक परसेप्शन है, अब ये मेरी ऑडियंस सबको पता है, मेरी ऑडियंस है कि मुझे कहा जाता है कि मैं हुकूमत की तरफ इंक्लाइंड हूँ। सर मैं हूँ भी क्यों ना, मैं उसके ऊपर आता हूँ। नंबर 1 सर, जिन हालातों में मुल्क मिला, नंबर 1 जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास जितना है हमने सोशल मीडिया से लेना है या हमने कुछ गैदरिंग से लेना है, तो जिन हालातों में ये मुल्क मिला इस हुकूमत को, तो आई थिंक अगर बीइंग अ स्टेक होल्डर पाकिस्तान का, हम लोग सारे स्टेक होल्डर हैं, तो हमने भी कहा यार अपना पार्ट प्ले करके किसी तरीके से इसको एक पटरी पे चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हम मुल्क को बचाते हैं और पाकिस्तान को, यानी कि हर एक का ख्वाब होता है मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, लेकिन हमारे पास सर अपॉर्चुनिटीज आती है, दिल चाहता है पाकिस्तान से भाग जाएं। आपके पास भी बहुत पैसे हैं सर, आप भी एक ने टिकट करवानी है, आपने यूके यूएस में जाके सेटल्ड हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में रह रहे हैं, कंटेंट करें यहाँ पर क्योंकि आपके अपने लोग हैं, मुल्क से आप प्यार करते हैं। सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैप्चर हुआ, वो कैप्चर ये हुआ कि कोई एक सर्टन जो भी परसेप्शन चली कि एक सर्टन जमात के बारे में, सर्टन कल्ट के बारे में या सर्टन ग्रुप के बारे में बात करेगा, अच्छी बात करेगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। आपने भी बोला मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, और बिल्कुल नहीं, और आपने ये बात बड़े बाबंगे दोहल की के
मैं पीटीआई का कोई रुकन नहीं हूँ ना, बिल्कुल मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो सर देखें, अगर ये सारी बात हुई, अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे कंफर्म है कि आप टाइम नहीं मिलता होगा देखने का ज़्यादातर। सर देखिए, मैं जो कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ उसको दोबारा देखना बहुत मुश्किल होता है। सर मैं इसी पे बात जाता हूँ। अब हुआ क्या? हाँ। अब हुआ क्या सर? अब हुआ क्या सर? आपको तो सोशल मीडिया पे आने का टाइम नहीं मिला। अब हुआ ये कि सर आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मार्केट में आ गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि आप एक फेमस आदमी हैं, लोग आपको जानते हैं। ऑब्वियसली तकलीफ किससे होती है? जिससे लोग प्यार करते हैं। तो जो आपसे प्यार करते थे उनको लगा कि यार ये बंदा पाकिस्तान के देता, पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव आदमी, यार ये मिसोजिनी वाला चक्कर चल गया, ये औरतों के खिलाफ बात कर रहा है, और लोगों को ये परसेप्शन आई कि ये बंदा शायद अपने यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए कर रहा है। देखिए परसेप्शन है, मैं आपसे करूँगा। मेरी आपसे बात हुई, मुझे थोड़ा सा आपके बारे में नॉलेज भी मिला, तो मैं वैसे आपको बताता हूँ कि इनको यूट्यूब के पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े माशाल्लाह। सर मेरा कोई चैनल यूट्यूब पे है ही नहीं है। चैनल होगा तो मैं कमाऊंगा। सर बिल्कुल मेरा नहीं है। सर गंदा अंडा की तारीख ये है कि एक साहब थे, हसीब साहब, जो आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोड्यूसर थे। आफ्ताब इकबाल साहब चले गए वहाँ पे दुबई, ये यहाँ बगैर जॉब के रह गए। अब जाहिर है कि इनको कुछ कमाई तो करनी थी अपने आप को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे एक इंटरव्यू दीजिए। ये पिछले साल अक्टूबर की बात है। खैर ये मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए। वो इंटरव्यू इस कदर ज़्यादा मतलब वायरल तो क्या, उससे भी आगे चला गया। तो इनको ये ख्याल आया कि अगर मैं डॉक्टर साहब के साथ इंटरव्यू करता रहूँगा तो शायद एक लगी बंदी आमदनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने मुझे फिर रिक्वेस्ट की कि अगर कुछ देर के लिए और करते जाइए। ये चैनल उनका है, इसकी जितनी कमाई है वो उनको हासिल होती है। मैं सर इसमें अपीयर होता हूँ बगैर किसी मॉनेटरी गेन के, बल्कि सर पैसे नहीं ले रहे उनसे, एक टेडी पैसा नहीं, एक पाई नहीं, एक टका नहीं। सर ना सिर्फ ये कि मैं पैसे नहीं लेता, उनके पास चूंकि सेट नहीं था कोई, उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई स्टूडियो नहीं था, तो वो मेरे घर के अंदर आके ये रिकॉर्ड करते हैं वीलॉग। सर बिजली मेरी, पानी मेरा, चाय मेरी, घर मेरा और मैं खुद। सर बगैर किसी मॉनेटरी गेन के अगर मुझे कोई लालच हो तो मैं आपके सामने कहूँ, और लोग समझते हैं कि ये मेरा चैनल है। सर मेरा कभी कोई चैनल नहीं रहा सोशल मीडिया पे, इसलिए कि मैं समझता हूँ। एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। सर एक आदमी आए और एक नए मीडियम में आए और एकदम से बहुत कामयाब हो जाए और बहुत पॉपुलर हो जाए, तो जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, जितने कामयाब नहीं हैं और बरसों से लगे हुए पैसे कमाने के लिए, उनकी तो माँ मर जाती है। आप यकीन कीजिए कि मुझसे हसद का ये आलम है आपके बहुत सारे बड़े एंकर्स का और यूट्यूबर्स का, कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो रात को उठ के शायद मेरे लिए बद्दुआएं करते होंगे। और जब आप पॉपुलैरिटी के एक मकाम पे पहुंचते हैं, हासिदों की एक पूरी प्लानिंग शुरू होती है कि इस आदमी को किस तरह पकड़ा जाए। आपने भी जिक्र किया एक प्रोग्राम का जो पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट का ओनर कौन था, उसका चैनल ओनर कौन था? ज़ुहैब भट्ट। उसने मुझे बुलाया, क्या मैंने उससे एक पैसा लिया? उन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की तो मैं चला गया। सर कितना अर्सा ये रिक्वेस्ट चली सर? ये 6 महीने के लिए चलती रही सर, ठीक है कि नहीं जी? काफ़ी अरसे से वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे थे सर। दूसरी बात ये है, एक आपको बात बताऊं, मुझे पॉडकास्ट की क्या ज़रूरत थी, या ज़ुहैब भट्ट कौन है कि मैं उसके पास जाता? क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, या उसकी पॉडकास्ट कोई बहुत गज़ब की चीज़ है? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं उस दिन बहुत मसरूफ़ था, मैंने क्लिनिक ख़त्म किया और मैंने कहा मेरे पास 35 मिनट है, मैं उसमें आ जाऊँगा। खैर मैं आया सर, वहाँ पे कोई बात हो रही थी कि फ़ीमेल एंकर्स के साथ तुमने काम किया। उन्होंने एकदम से, मैंने जब सवाल किया कि आपने किस फीमेल एंकर के साथ काम किया, फट करके कहने लगे गरीदा फ़ारूकी। अब सर गरीदा फ़ारूकी का नाम उन्होंने लिया है, और गरीदा फ़ारूकी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, आज से एग्जैक्टली 18 साल पहले गरीदा फ़ारूकी ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था, जब वो पीटीवी न्यूज़ के लिए काम करती थी। हमारी तब 35 मिनट की मुलाकात हुई। हजूर वाला 18 साल, जबकि मैं हर रोज़ या टेलीविज़न का कोई प्रोग्राम करता हूँ या कोई ना कोई सोशल मीडिया करता हूँ, 18 साल में आज तक मैंने गरीदा फ़ारूकी का नाम तक मेंशन नहीं किया। उनके बारे में कोई बुरी बात कहना तो दूर की बात है। एंड देन आई हैव नो रीज़न कि जिसकी वजह से मैं गरीदा फ़ारूकी को बुरा कहूँ। उन्होंने मेरे साथ बुरा क्या किया, मुझे पहले ये बताइए। सर गरीदा फ़ारूकी का 18 साल नाम ना लेकर अपने वीलॉग्स करने, अपने प्रोग्राम्स करने, अपनी होस्टिंग में जिस खातून को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसको बुरा समझता हूँ या अच्छा समझता हूँ, एकदम से एक पॉडकास्ट के अंदर मैं कुछ बुरा कहना शुरू कर दूँ और बगैर नाम लिए हुए। सर प्लीज़ काइंडली वो तमाम लोग, जी फॉर एक वर्ड के आगे बीप लगी, सर बीप लगी हुई है। सब लोगों ने जी फॉर उस बीप के बाद अपनी अपनी जहनियत के मुताबिक वो जी का एक मतलब निकाला है। सर किसी ने असल तो देखा ही नहीं कि मैंने कहा क्या है, इसलिए कि बीप लग गई। तो व्हाट वाज पब्लिश्ड
was published by Zuhaib Butt. समझ आ रही है? वैसे G4 क्या था? सर देखिए, मैंने कहा था जर्मनी पहले, मेरी बात सुने, क्योंकि मुझे उस प्रोग्राम को उन्होंने नाम लिया कि ये प्रोग्राम, मैं समझा कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि G for what? सर मैंने इनका प्रोग्राम कभी देखा नहीं। उन्होंने बस G4 उन सब में कहा G for जर्मनी। जर्मनी एक बात सर, दूसरी बात है कि बीप लगा के उसके माने टोटली बदल दिए गए। ओके, तो ये जर्मनी के ऊपर बीप लगी थी? सर जर्मनी के ऊपर बीप लगी थी और आप लोगों ने अपने अपने जहन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर लिया। जी जी जी। जो लफ्ज़ आपने सुना नहीं है जिस पे बीप लग गई, आपको कैसे पता चला कि वो लफ्ज़ क्या था? ज़रा सोचिए। मगर वही बीप लगा के उन्होंने कितना कमाया है आप सोच नहीं सकते, और मुझे कितना जलील किया है आप सोच नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात सर ये है, आज मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, आप मेरे एक लफ्ज़ के आगे कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको मोनेटाइज करके पैसे देगा। तो सर अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ था, अगर मैंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था या गलत बात की थी या मैंने ऐसी बात की थी जो इखलाक से गिरी हुई है, तो आप उसको एडिट कर देते। मेरी बात से आप वो चीज़ें एडिट तो कर देते हैं ना जो आपको मुनासिब नहीं लगती, जो आपकी राय के साथ इख्तलाफ रखती हैं। तो सर क्यों नहीं किया आपने? सर आपने, एक बार मैं बात आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट कभी किसी ने पूरा नहीं देखा, क्योंकि इसमें से सिर्फ ये चीज़ें निकालनी थी, उनको मैनिपुलेट करना था, एडिट करना था और वहाँ पे फेंकना था ताकि आग लग जाए। सर मेरे और गरीदा के ताल्लुकात जो कभी 18 साल में कभी आज तक नाखुशगवार नहीं हुए, इस वजह से कितने नाखुशगवार हुए मैं आपको बता नहीं सकता। सर मैंने फिर मजबूर होकर गरीदा को फ़ोन किया, मैंने कहा गरीदा मैं बेइंतहा माज़रत खा हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना डिस्ट्रेस देखना पड़ा, ना मेरी ये नीयत है, ना मुझे इसमें से कुछ हासिल है। उनके बारे में कोई गलत बात करके मुझे मिलेगा कि आप ये बताइए। सर वो अपना काम करती हैं, एक खातून है जो बड़ी देर से सहाफ़त में बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। आई हैव नेवर हैड एनी क्लैश विद हर। मेरे तमाम नाज़रीन जानते हैं सर, पिछले 18 साल में उन्होंने मेरे मुंह से क्या कभी किसी खातून होस्ट, एंकर या जर्नलिस्ट के बारे में एक लफ्ज़ सुना है? एक लफ्ज़? सर मैं सारे पाकिस्तान को और जितने मेरे लोग बाकी देखने वाले पूरी दुनिया में, मैं उनको कहता हूं कि आप ये बताइए कि किसी एक खातून के ख़िलाफ़ मैंने बात की है। सिर्फ ये बात नहीं है सर, मैंने बहुत सारी ख़वातीन के साथ को होस्टिंग की है। इफ़्फ़त उमर को शायद आप जानते हो, बहुत सीनियर हैं, नूर बुखारी हैं, अरूज नासिर हैं, नबिया एजाज हैं, और सर कितनी और बीबियां हैं। क्या कभी जिन लोगों ने महीनों मेरे साथ बैठ के को होस्टिंग की है, महीनों, उन्होंने कभी कोई शिकायत की कि डॉक्टर उमर आदिल ने हमें कुछ कहा? बल्कि सर हमेशा हमारा रवैया बिल्कुल ऐसा रहा है कि जैसे मैं उनका बड़ा भाई हूँ या उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और ये बात आई एम श्योर आप किससे भी पूछ सकते हैं। मुझे सर सिर्फ ये अफसोस है कि जिस खातून के लिए मैंने कभी बुरा सोचा ही नहीं है, उसके बारे में ऐसी कहानी बना देगी। इसका फ़ायदा किसको हुआ? सिर्फ ये बता दीजिए। सुहेब भट्ट को। और नुकसान किसको हुआ? आपको सर। तो सोचिए ज़रा कि बेनिफिशरी जो है वही तो इसको कर रहा है मैनिपुलेट। अच्छा, और बाद में सर सुना है मैंने, एक बात बुरा बनाएगा, मुझे भी कोई बता रहा था, उन्होंने बाद में कहा मैंने डॉक्टर साहब को बहुत रोका। अरे अगर डॉक्टर साहब रुक नहीं रहे थे तो आप कहते कि डॉक्टर साहब मैं ख़त्म कर रहा हूँ पॉडकास्ट, क्योंकि आप तो कंट्रोल नहीं हो रहे, आप जाइए। और रिलीज़ ही ना करते या एडिट आउट कर देते या सेंसर कर देते। ये पूरा जोड़ के मुरब्बा बनाया है, ये अपने खाने के लिए बनाया है, मेरे लिए नहीं। खुदा के लिए अब ये समझ जाएं कि हम लोग जब एक चीज़ रिकॉर्ड करके जाते हैं, उसके बाद हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं होता। अगर मैं कोई गलत बात आज कहूँगा तो मुझे यकीन है कि अदील अगर एक मुनासिब और एक इंतहाई ईमानदार आदमी है तो उसको एडिट आउट कर देगा या मुझे कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी राय से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत गुमान है ऑडियंस के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना तो ये चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ की बेइंतहा तकलीफ़ है, ना कभी मेरी नीयत ऐसी रही है, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। और मैं ख़ास तौर पर एक खातून के बारे में कहना चाहता हूँ। सर मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक पंजाबी हूँ, और जब पंजाब ने इस मुल्क की तारीख़ की पहली CM बहैसियत खातून मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को बनाया तो मुझे लगता था कि ये पंजाब की तरफ से एक बेइंतहा तरक्की पसंदाना, बेइंतहा ज़्यादा एक वाइडर विजन और ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम का एक सिंबल है। और मैं सर बहुत ओनरशिप महसूस करता हूँ कि मेरे सूबे की जो CM हैं वो एक पंजाबी, बहुत ज़्यादा यंग, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक खातून है। सर आप यकीन कीजिए कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी
पार्टी से नहीं है और मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन इन खातून के साथ चूंकि सर ये हमसे छोटी थी, शी रिप्रेजेंटेड यूथ, शी रिप्रेजेंटेड अ न्यू फ्रेश वेव ऑफ एयर एंड एनर्जी, तो सर मैंने इनकी हर कदम पे रहनुमाई करने की कोशिश की। मेरे जितने भी वीलॉग हैं उसमें जब भी मैंने इनका जिक्र किया सर उसको तजवीज़ की तरह किया, और तजवीज़ में अगर कहीं किसी बात पे तनकीद आई तो तनकीद का मकसद तामीर था, किसी किस्म की तखरीब नहीं थी। सर देखिए, दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम एज ए सीएम, वो वहाँ पे इतने मसाइल को देख रही हैं, पूरे सूबे की पूरी हर चीज़ को देख रही हैं। तो सर 16 करोड़ आवाम को देख रही हैं, मगर देखिए उनके करीब जो लोग हैं वो शायद सारी बातें जो आवाम के साथ हो रही हैं उन तक नहीं पहुँचाते होंगे। मैंने एक पाकिस्तानी और पंजाबी की हैसियत से उनको तजवीज़ दी कि बीबी जी इस वक्त सूबे में ये हो रहा है, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए, सूबे में ये हो रहा है, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक हर अ सक्सेस, क्योंकि अगर एक खातून पहले वज़ीर आज़म हमारे यहाँ रह चुकी हैं और सक्सेसफुल हुई हैं और अब एक सीएम सक्सेसफुल होंगी, तो इट विल से अ लॉट अबाउट पाकिस्तानीज़ एज अ नेशन एंड पाकिस्तानीज़ एज पीपल हु रिस्पेक्ट देयर वेमेन। हाँ, मगर सर चूँकि सोशल मीडिया है तो मेरी चीज़ें काट के, बुरीद के, ये करके, वो करके, अजीब कैप्शन लगा के एक पूरा परसेप्शन बिल्डअप किया गया कि मैं उनके खिलाफ हूं या किसी ऐसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है जो कि उनके मद्दे मुकाबिल है। मैं कैटेगोरिकली दोबारा कहना चाहता हूं, मेरा कोई ताल्लुक ना पीटीआई से है ना किसी और पार्टी से है। मेरी एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान, और जो कोई उस पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर करेगा, आई एम ऑल फॉर देम। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँ, हो सकता है सर मेरी किसी बात से उनकी दिल आज़ारी हुई हो, मेरी किसी बात को उन्होंने महसूस ऐसा किया हो जैसा हो सकता है मैंने चाहा ना हो, तो इसके लिए बहैसियत इंसान मुझे अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ है, और मैं इस सिलसिले में बग़ैर किसी चीज़ के माज़रत खा हूँ कि मेरी वजह से एक बेइंतहा मसरूफ़ खातून को कोई ना कोई दिल आज़ारी हुई है। वो केस बिल्ड किया होगा। वैसे जितना हम मैडम सीएम को जानते हैं, बहुत ही बड़ा दिल है उनका, और वैसे भी अभी इस बात की खैर एंडोर्समेंट मुझे आपसे भी लेके बहुत खुशी हुई, और मुझे इस बात की खुशी है कि ऑडियंस को क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आपको ना खास ब्रांड किया गया, एक खास सर्टन पार्टी ने। बिल्कुल किया गया, मगर एक बात देखिए कि अगर मैं एक खातून का जिक्र बार बार अपने वीलॉग्स में करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे दिलचस्पी उनके काम से है। आई थिंक शी इज़ द फोकस ऑफ माई अटेंशन। देखिए मेरी बात सुनिए, जो शख्स आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई गलती, कोई बुराई एसोसिएट ना हो, इसलिए कदम कदम पे आपको, आपकी माँ ने आपके साथ क्या किया, कदम कदम पे तुम्हें कहा बेटा ये ना करो, ये करो, ये अच्छा है, ऐसे करो, ऐसे करो। तो सर आवाम की हैसियत से और उनसे बड़ा होने की हैसियत से अगर मैं उनको कभी गाइड करूं तो सर मुझे बताइए क्या ये बुरी बात है? और गाइडेंस तो सर दुनिया में हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया को भी चाहिए। सर ये बारिश हुई अभी हालिया हमारे जी लाहौर में, तो इसके बारे में कुछ बताया आपने? कभी ऐसा लाहौर देखा? पूरी दुनिया घूमते सर बारिश से बहुत पहले मैं उनकी एक और बात की तारीफ करना चाहता हूँ। बारिश से पहले हमारे यहाँ ईद उल अज़हा आई है। ईद उल अज़हा पे सर मुझे पता है कि लाहौर के बेहतरीन इलाकों के अंदर भी आलाइशें और खालें और जानवर बदबू दे रहे होते थे। सर इस दफ़ा मैं लाहौर में फिरा हूँ अगले दिन, मजाल है कि मुझे कहीं एक जगह भी कोई आलाइश नज़र आई हो, कोई जानवर हो जिसे उठाया ना गया हो, और सर सफाई का भी निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। और उसके अलावा आपने बारिश का जिक्र किया, 43 साल रिकॉर्ड टूटा सर, रिकॉर्ड टूटा बिल्कुल, और दुबई डूब गया था सर बिल्कुल डूब गया था। और दुबई के अलावा भी दुनिया के बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं इनकी कोशिश से, और यकीनन महकमों की कोशिश से जो इनके अंडर काम करते हैं, इन्होंने कमाल कर दिखाया। सर एक आपको मैं अर्ज़ करूं, जिस आदमी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती, कोई लालच नहीं होता, उस आदमी को क्या ज़रूरत है कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई बात करे, मगर काइंडली तनकीद को, तामीर को, तखरीब को, तारीफ़ को अपने अपने मानों में समझिए। उसको इंटरप्रेट इस तरह कर दिया ख़ास सर्टन लोगों ने। सर मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस बात के ऊपर कि मैं इस बात का गवाह हूं कि लाहौर में, पाकिस्तान में जितने भी पंजाब के अंदर इदारे हैं ना सर, आप उनकी ना पिछले जब से मरियम साहब आई हैं ना, मैडम आई हैं, आप उनके अटेंडेंस रजिस्टर देखिए सर, आपको लोगों की छुट्टियां कम मिलेंगी वहाँ पर। सर बेइंतहा कम मिलेंगी। दूसरी बात है, मैंने कहा कि एनर्जेटिक खातून है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव एनर्जेटिक होता है वो फिर वही एनर्जी तमाम इदारों में भर देता है, उसमें काम करने वालों के अंदर भी भर देता है, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव चेंज दैट वी सी। मैं सिर्फ दोबारा कहूँगा कि अगर कहीं उन तक कोई ऐसी बात पहुँचाई गई है कि जो उनकी दिल आज़ारी का बायस बनी है, तो शायद वो किसी गलत फहमी या बदगुमानी का शिकार, वो भी तो इंसान है, हो सकती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये कहूँ कि तुमने ये टोपी कैसी पहनी हुई है, अच्छी लग रही, सर हो सकता है मैं मजाक से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन उसको प्रेजेंट पता नहीं कैसे सर प्रेजेंट जैसे किया जाए। और इस वक्त सोशल मीडिया
और हासदीन की एक फ़ौज है जो मिस इंटरप्रेट करके, टोटली चेंज करके, उसको बेइंतहा बदनीयती के साथ मैनिपुलेट करके, एडिट करके उन तक पहुंचाती होगी। इसमें एक आखिरी बात आप ऐड कर दीजिए कि आपके कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो मोनेटाइज्ड हैं? मेरा सर कभी भी कोई सोशल मीडिया चैनल रहा ही नहीं है। कि गंदा अंडा आपका मोनेटाइज्ड आपका चैनल है? सर गंदा अंडा बिल्कुल मेरा चैनल नहीं है। अच्छा। मोनेटाइज्ड होगा, मुझे उसमें से एक पाई नहीं मिलती, ना मैंने कभी कही है सर। बात सिर्फ ये है कि ये एक साहब हैं जिनको नौकरी उनकी फारिग हो गई थी, एक साहब के साथ काम करते थे, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो मेरे पास आए कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ अपने चैनल के लिए। पहला इंटरव्यू किया, दिस वाज इन अक्टूबर लास्ट ईयर। वो इतना वायरल हुआ, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि कुछ देर और कर लीजिए, मेरा काम बन जाएगा। खुदा की कसम, इंसानी हमदर्दी की बिना पर उनके साथ अभी तक व्लॉग कर रहा हूँ। आप कहते हैं मुझे पैसे मिलते हैं, भाई साहब उनके पास सेट नहीं था तो मैंने अपना घर प्रोवाइड किया कि चलें यहाँ कर लें। सर जहाँ ये बतियाँ आपकी तो कोई चैनल प्रोवाइड कर रहा होगा सर, बिल्कुल लगते हैं। वो सब मेरे घर में होता है, उसके सारे एक्सपेंस जो हैं वो भी सारे मैं बेयर करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इनकी मदद हो जाए। अच्छा, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं? नहीं क्या हमारी सर, अगर मैं कमाता हूं, ऑडियंस परसेप्शन यही है ना कि डॉक्टर उमर आदिल साहब कोई 20-25 लाख रुपया कमा रहे हैं। हजूर वाला, मैं अदील आखिरी बात आपको कहूँ, परसेप्शन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ अंबिया कराम की ज़िंदगी के दौरान, उनकी हयात तैयबा के दौरान ऑडियंस परसेप्शन ये थी कि ये हमारे माँ बाप दादा का मजहब तबाह करने आया है, ये गुमराह है, ये अंबिया के बारे में ख्याल था। तो सर मैं उनकी खाक तक नहीं हूँ, अल्लाह बेहतर करे सर। बात सिर्फ ये है कि खुदा की कसम, जब कोई बंदा मकबूल होता है तो पहले मिसपरसेप्शन आती है, फिर मिसकॉन्सेप्शन आता है, और फिर कहीं जाके किसी किस्मत वाले को एडमिरेशन मिलती है। डॉक्टर साहब, ज़ुहैब भट्ट वाला एक इंसिडेंट हुआ, क्या अगर आप वहाँ पर कोई अपनी रिकॉर्डिंग करके कैमरा लगा देते तो ये आज वक्त ना आता? हजूर वाला, हादसे से पहले या किसी भी इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी से पहले अगर हमें पता हो तो ना हम हादसे का शिकार हों, ना ही किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर फंसें। ये तो सर बात की तब पता हो ना जब पता हो कि अगले की नीयत क्या है। मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ख्वाब तो नहीं आ सकता कि आप कैसे आदमी हैं। हाँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। तो हम अपनी चीज़ों के इस तरह के मामलों में अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वो बहुत बेहतर इंसाफ करने वाला है और मक्कार तरीन लोगों से कहीं बेहतर, माकरीन से बहुत आगे है। तो मैं इतनी बात कहूँगा। सर, इसके अलावा कुछ और जर्नलिस्ट हैं जो आजकल प्राइम टाइम पे आपका नाम ले रहे हैं, वीलॉग्स चला रहे हैं अपने, एक उसमें मैं सुनता हूँ मेरे बड़े फेवरेट हैं मंसूर अली खान साहब। सर, क्या कोई पर्सनल लड़ाई है? सर मैं तो कभी आज तक उनको मिला तक नहीं, उनको आज तक देखा तक नहीं, उनसे आज तक कोई काम नहीं किया। हजूर वाला, मैं एक बात आपको कहूँ, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर उमर आदिल कोई इतनी बड़ी तोप बन चुका है। बड़े बड़े एंकर जो बरसों से ये काम कर रहे हैं, एकदम से मुंह से झाग निकाल के बब करना शुरू हो गए मेरा नाम लेके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको जानता तक नहीं, आप मुझसे वाकिफ़ तक नहीं, आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं अगर खुद सुनूं तो मैं शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लूं कि किसी भी शख्स के बारे में कोई भी शख्स इस किस्म की बातें कर सकता है। इनका हसद और शायद इनका मुझसे खौफज़दा होना, इनसे सब ये निकलवा रहा है। सर यकीन कीजिए और बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कई लोग तो ऐसे हैं, एक तो आपने नाम लिया, 10-12 और भी हैं, उनके मुंह को जुलाब लगा हुआ है, और जुलाब के बाद जो कुछ वो उगल रहे हैं ये उनके अंदर का फासिद और गलीज़ मादा है जो मेरे हसद की वजह से पैदा हुआ। सर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हासदीन से महफूज रखे और ये अपनी आग में जल के भस्म हो जाएं, राख हो जाएं, और राख भी वो जो उड़ती फिरे, जिसका कोई किसी का आसार ना मिले। सर, कोई मैसेज आपका ख़ास करके मंसूर अली खान साहब के लिए? कोई मैसेज नहीं है सर। अल्लाह ताला ने अगर उनको हिदायत नहीं देनी तो मेरे मैसेज से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो समझते हैं कि मेरा नाम लेकर वो अपने लिए रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और रोज़ बता सकते हैं कि आज इतने सब्सक्राइबर हो गए, आज इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो सर रिज़्क़ हराम को खाना ही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, आयशा जहाँ ज़ेब साहिबा, हाँ, आयशा जहाँ ज़ेब के बारे में सर मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। आयशा जहाँ ज़ेब एक बड़ी मुनासिब खातून होंगी। आई हैव ओनली मेट हर फॉर अ फ्यू मिनट्स एट वन पॉइंट। हम किसी तकरीब में गए थे तो वहाँ वो भी आई हुई थी, ख़त्म हुई बात। अच्छा सर, उनका फिर मैंने देखा जो पूरा वाक़या हुआ, विच इज़ वेरी सैड। मैं ख़वातीन को मारने को दुनिया का सबसे बुरा अमल समझता हूँ, और मैं उस आदमी को मर्द ही नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाए। मैं उसमें छोटी सी आपको एक बात बताऊँ कि मैंने उनका खुद सोशल मीडिया के ऊपर कोई 10 इंटरव्यू उनके सुने। एक इंटरव्यू में ये था, सब लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है, कहने लगी कि 7 साल मेरे एक आदमी के साथ अफेयर था, उसके बाद शादी हुई। जिस दिन शादी हुई उस दिन अगले दिन पता चला कि वो अल्कोहलिक है, यानी कि आधी शराब पीता है, और उसके बाद एक चंद दिनों के बाद पता चला कि वो तो किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको पता चल गया, मगर साथ ही कहने लगी कि फिर अगले 4 सालों में मेरे उनसे 3 बच्चे हो गए, यानी कि 3 जिंदगियाँ एक इतनी
अनस्टेबल मैट्रिमोनियल इक्विलिब्रियम में आ गई। फिर पता चला कि वो कैंसर हुआ और वो फौत हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक और शादी की और वो मुझसे उम्र में छोटे थे वो साहब, ये सब उन्होंने बताया, और मुझे मारते थे, पहले दिन से मुझे मारते थे। और फिर पता चला कि उनकी एक और शादी भी हुई है जो घर वालों ने सरगोदे में की। ये सारी बातें मुझे आयशा जहांज़ेब के वीलॉग से पता चली। और उसके फिर 2 बच्चे हो गए। अब ये खातून हैं जो एक दफ़ा बेवा हो चुकी हैं, एक दफ़ा एक ऐसे साहब को पुलिस में दे चुकी हैं जिन्होंने उनको बुरी तरह मारा, और उनके भी 2 बच्चों की माँ है। अब 5 बच्चे हैं। मुझे आप ये बताइए, किसी भी घर में एक अकेली माँ सिंगल पेरेंट के तौर पे जिसके 5 बच्चे हैं 2 मुख्तलिफ बापों से, क्या वो जिम्मेदारी के बोझ थले दबी नहीं हुई? मैंने ये सोच के ये कहा कि मैं एक डॉक्टर की हैसियत से उनको कहूँगा कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स लें ताकि मज़ीद बच्चे ना पैदा हो सकें। सर देखिए, लड़ाई के बाद मुफाहमत हो जाती है, बच्चे और आ जाते हैं। द बर्डन इज़ ऑलरेडी टू मच ऑन हर। सर ये 5 बच्चों को अकेली माँ 2 मुख्तलिफ बापों के जब पाल लेंगी ना तो क़यामत करेंगी। मगर अगर और बच्चे हो गए तो क्या इस घर पे, इस औरत के कंधों पे, जहन पे, इस औरत की कमाई पे बेइंतहा बोझ और नहीं बढ़ जाएगा? मुझे बताइए, क्या अगर मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में कोई लड़की ऐसी होती जिसके ये हालात होते, मैं उसको सबसे पहला मशवरा देता कि बेटा अब मज़ीद बच्चे और पैदा ना करो, क्योंकि 5 बच्चों को अगर एक माँ बाप मिल के भी पालें तो आज के ज़माने में ये बहुत मुश्किल चीज़ है। सर अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी ज़रूर जाइए। सर कोई पाकिस्तानी यूथ खास करके ख़वातीन के लिए मैसेज? सर ख़वातीन के लिए सिर्फ एक मैसेज है। ख़वातीन के लिए एक मैसेज है, जुल्म बर्दाश्त ना करें। जब तक वो जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी, जालिम मजबूत से मजबूत होता रहेगा। आप पे कोई हाथ उठाए, आप फ़ौरन, अब बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, आप उनको बताइए। हमारी चीफ मिनिस्टर खुद खातून है, और वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा नरम दिल रखती हैं। बटन लगा दिए हैं खंबे के ऊपर के, कोई हाथ लगाए औरत के बारे में बात करे तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जुल्म बर्दाश्त ना करें, क्योंकि अब औरत पे जुल्म का ज़माना रहा नहीं है। मगर जब तक औरत खुद मजबूत नहीं होगी, जालिम का हाथ नहीं पकड़ेगी और नहीं तोड़ेगी, तब तक वो मजलूम रहेगी। तो मुझे सिर्फ बच्चियों को ये कहना है, औरतों को ये कहना है, जिस शादी के अंदर मारपीट होती हो वो शादी नहीं है। जिस ताल्लुक़ के अंदर ब्लैकमेल किया जा रहा हो वो ताल्लुक़ नहीं है, और जहाँ पे आपको हकूक़ ना दिए जा रहे हों वो कोई सिस्टम नहीं। सर जाते हुए एक और क्वेश्चन आपसे कपल करूँगा। सर कितनी ख़वातीन एंकर्स के साथ काम किया आपने? सर मैंने तकरीबन 11 के साथ। सर मुझे कुछ प्रोमिनेंट नाम गिना सकते हैं? सर इफ़त उमर, आप जानते होंगे हमारी बहुत सीनियर हैं। उसके अलावा अरूज नासिर, सर बहुत अच्छी खातून है और आपको पता है बहुत काम किया है। उसके अलावा सर अब आजकल के लोग जो हैं उनमें से बताऊँ को नूर बुखारी के साथ, जो हमारी अदाकारा भी थी। उसके अलावा मैंने रेशम के साथ काम किया एज अ को होस्ट। उसके अलावा सर नजीबा है, नबीहा इजाज़ जो नियो टीवी के लिए काम करती थी, उनके साथ मैंने काम किया। और सर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो अब काम छोड़ के बच्चों वाली हो गई हैं या शादियां कर ली हैं, और मुझे उनके अब नाम भी याद नहीं है। सर उनके साथ कैसा ताल्लुक था जिनके साथ आपने काम किया? सर मेरे ख्याल में ये बात उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी आज तक कोई शिकायत का मौका पैदा नहीं हुआ जितना मैंने उनको सपोर्ट किया। हाँ मुझे याद आया, अरूबा तारिक जो आज बहुत बड़ी को होस्ट बनी हुई हैं, उनसे पूछिए कि पहला प्रोग्राम उन्हें किसके साथ किया था और मैंने उनको कितना सपोर्ट किया था इस सिलसिले में। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं कोशिश करूंगा सर कि ये हम लोग तो सर लगे हुए इस कॉज के ऊपर कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है ना यार, मैसेज को इंटरप्रेट मैनिपुलेट ना किया करो। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट है सर, बहुत ज़्यादा, जिनका आपने नाम लिया ना, कई लोगों का मेरे पास पॉडकास्ट है जिस तरह का इस टाइप का कंटेंट है कि अगर मैं डायरेक्टली भी अपलोड कर दूँ ना, कई दफ़ा हीट ऑफ अ मोमेंट में इंसान बोल जाता है कई दफ़ा। सर इसीलिए पॉडकास्ट लाइव नहीं होता, उसको बाद में सेंसिबली देखना पड़ता है कि क्या इसमें कही गई कोई बात मैनिपुलेट हो सकती है, मिस इंटरप्रेट हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसको काट दीजिए। और इसका सिर्फ एक मेरा आपसे ना, सिर्फ एक इंसानियत के नाते, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एक मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपकी छोटी सी मिस्टेक, आपका छोटा सा फेम लेने का तरीका, आपका छोटा सा एक स्टायर जो हो जाएगा, या आप अपनी वीडियो को इधर उधर करके डालेंगे उसके ऊपर, तो आपको तो पैसे भी मिल जाएंगे, आपका चैनल भी पता लग जाएगा, आपका नाम भी लोगों को पता लग जाएगा, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। लेकिन इटसेल्फ एक बंदे की क्रेडिबिलिटी, उसने पूरी उम्र सर मीडिया में कितने साल, जिंदगी भर की बनी हुई, कितनी मीडिया में साल गुजारे हैं सर? सर मैंने 40 साल गुजारे हैं। जिंदगी भर की बनी हुई आपकी क्रेडिबिलिटी के अलावा जो भी आपकी स्टैंडिंग है वो सब क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि हम क्या करें, हम इंसान हैं, हमें हमेशा बुराई की तरफ देखने का शौक है, अच्छाई की तरफ नहीं। खुजारा कुछ पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान में लेके आए सर। जाते हुए अरशद नदीम के बारे में सर को एक जुमला आप क्या सोचेंगे? पूरे मुल्क को खुश करके चला गया है, यकीन कीजिए, कमाल कर दिया है। और देखिए कि जिस आदमी ने कमाल किया है वो कितना हम्बल, कितना आजिज़ है,
और सब मियाँ चन्नू जैसी एक जगह जहाँ से कभी आपने गए भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में, उसने दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान, मियाँ चन्नू और अपने वालिदैन का नाम लिख दिया। वाकई सर क्या बात है। सर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें, ख़त्म करें। आपका बहुत शुक्रिया। जाते हुए अवाम के लिए मैसेज, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज, किस तरह हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने, किस तरह हम मजबूत हों। हम लोग बहुत सारे डिप्रेशन में, बहुत सारे पैगाम मैं जल्दी लिख दूँ। सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए मैसेज, पाकिस्तान है तो हम हैं। आप पाकिस्तान से चले जाएंगे, आप दर बदर होंगे, कहीं के ना रहेंगे। तो ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात सर, हुक्मरानों के लिए एक मैसेज है, पाकिस्तान की हुक्मरानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसे महसूस करें। 25 करोड़ कलमा गो मुसलमानों और कुछ बहुत सारी अक़लियतों के अवाम आपके महकूम हैं, एक एक का हिसाब आपसे लिया जाना है, ये सोच के हुकूमत कीजिए। और आखिर में अल्लाह से सिर्फ दुआ है कि चूँकि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है तो इसे वही दवाम हासिल हो जो मेरे मौला के नाम को है। सिपा सलार के बारे में हमारे कुछ बताएं। इसमें सिपा सलार, अगर फ़ौज ना हो और उसका सिपा सलार ना हो तो कोई हिफाजत नहीं हो सकती। सर ये सारी फ़ौज एक पूरी इबादत करती है और वो इबादत हमारी 5 इबादतों में से बहुत अहम इबादत है, और वो है जहाद। अल्लाह के नाम पे जहाद करना और मुसलमानों की कौम को बचाना, ऐसे कि अपना खून, अपनी जान दोनों कुर्बान करने के लिए इंसान तैयार हो। हम अपने शहीदों का, हम अपने फ़ौजियों का एहसान कभी नहीं उतार सकते। फिर उनके सिपा सलार की क्या बात है सर, जो कि इन चीज़ों पे उनको माइल रखते हैं, तैयार रखते हैं। सर जाते हुए एक चीज़ के बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग अपनी किताबों में शहीदों के बारे में सुनते हैं। आप भी, मुझे पता, आप बहुत एक्सप्लेन करते होंगे पीटीवी में। कर्नल शेर खान, वो कर्नल नहीं थे, कैप्टन थे। उनके नाम में कर्नल शेर खान आता था, जिनका इंडिया से ब्रिगेडियर बाजवा ने उनके कॉफिन में डाल के भेजा कि ब्रिंग हिम द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, इनको पाकिस्तान में सबसे बड़ा इनको अवार्ड दो। सर उनके जो पुतले को, सर उनकी मॉन्यूमेंट को सर जो तोड़ा, तो पता नहीं किस दिल से और किस हाथों के साथ, वो कोई भी शख्स जो थे, किसी के साथ भी थे सर, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो इंसान नहीं हो सकते। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर दोबारा आपको सुनने का मौका मिलेगा। बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत